स्टडी विथ वी की इस नई सीरीज़ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ ही दिन पहले आरआरबी एएलपी के नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुए और आप सभी ने आपके फॉर्म फिल कर इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी को शुरू कर दिया होगा। इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो हमको बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट्स को। अभी बात करते हैं सीबीटी 1 के लिए, जो कि 4 सब्जेक्ट्स पे एग्ज़ाम पूछा जाएगा: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसमें से जो साइंस वाला पोर्शन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए कई बार हम इसको बाईपास कर देते हैं या फिर सिर्फ ये करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर हम इसकी प्रिपरेशन को कंप्लीट मान लेते हैं। जबकि अगर इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इसमें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी इस जर्नी में मुझे आपसे हाथ मिलाने दीजिए। हम लोग शुरुआत करेंगे इस सीरीज़ में सबसे पहले साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, और साइंस में भी हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे केमिस्ट्री के डिस्कशंस। तो चलिए इस सब्जेक्ट्स को इजी बनाते हैं स्टडी विथ वी के साथ, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात करी कि हम अपनी आरआरबी एएलपी साइंस की जर्नी केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री आमतौर पर एटम्स और मॉलिक्यूल के साइंस को कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारा मैटर अवेलेबल है, और हमने पुरानी क्लासों में भी पढ़ा है कि ये जो मैटर होता है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन अभी हम यहाँ मान के चलते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अभी पूरी तरह से बने नहीं है, और हम लोग बिल्कुल एक शुरुआत के साथ इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ या मैटर की कि ये होता क्या है, और फिर देखेंगे इसमें कि इस मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। चलिए तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैटर की डेफिनेशन से या परिभाषा से कि मैटर होता क्या है। तो मैटर उन सभी वस्तुओं को बोला जाएगा जिनमें मास या द्रव्यमान हो और जो आयतन रखता हो या जो कोई स्थान घेरता हो या स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है। मैटर क्या होगा? मैटर वो सभी वस्तुएं हैं जिनमें मास मतलब द्रव्यमान होगा, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मतलब जो स्थान घेरेंगे, या जिनमें आयतन होगा, स्पेस ऑक्यूपाई। ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मतलब जिनमें स्थान घेरेंगे या आयतन होगा, स्थान घेरते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सपोर्ट करेगा। तो मैटर वे सभी वस्तुएं हैं जो कि स्थान घेरेंगी और जिनमें द्रव्यमान होगा, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और ये मैटर जो होता है, ये मैटर या पदार्थ, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है या बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम आगे जाकर एटम्स का नाम दे देंगे। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हम इन्हें भी पार्टिकल ही बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास मैटर के उदाहरण क्या क्या अवेलेबल है। अब बात करेंगे, इस वीडियो को ही आप देख रहे हैं, आपके हाथ में एक मोबाइल होगा, एक टेलीविजन में कहीं देख रहे होंगे, कंप्यूटर में देख रहे होंगे, वो सब कुछ मैटर है। जिस टेबल पर वो रखा हुआ होगा कंप्यूटर, वो भी एक मैटर है। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सपोज करिए आपकी मम्मी एक चाय लेकर आती है गर्मा गर्म, वो कप जिसके अंदर चाय रखी हुई है वो भी एक मैटर या पदार्थ है, जो कि बहुत महीन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो कप के अंदर चाय है वो भी क्या है? एक मैटर या पदार्थ है। और उस चाय की जो वाष्प उड़ रही है या भाप निकल रही है जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या है? पदार्थ या मैटर ही है। तो हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वे सभी पदार्थ या मैटर कहलाते हैं। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इन अवस्थाओं को सही तरीके से डिफाइन करने के लिए हमको पदार्थ के जो कण होते हैं इनके कुछ मूलभूत गुणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो कुछ मूलभूत गुण मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे कि सबसे पहला गुण होता है कि जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? इनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस या बोलूं रिक्त स्थान, किसके बीच में?
मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब ऐसा क्यों और हम कैसे जानेंगे कि ये बात सही है। अब देखिए, जो चाय का हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या हुआ कि चाय जब आप बनाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक मैटर पानी, एक मैटर दूध, और हम दूध को पानी में मिला देते हैं। हम दूध को पानी में डालते हैं तो दोनों मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि जब दूध के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होगा और पानी के पार्टिकल्स हैं इनके भी बीच में कुछ स्पेस है, और उस स्पेस अवेलेबिलिटी के कारण ये दोनों आपस में स्वयं ही घुल जाते हैं। अगर हम चीनी डाल दें पानी में या दूध में, वो भी घुल जाती है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं, घुल जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं। अभी घुलना ना शब्द बोलकर हम इसे आपस में मिल जाना बोलते हैं। और इसी तरीके से मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना, मैं रिपीट करता हूं, इसी तरीके से मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है या विसरण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, विसरण। ये टर्म याद रखिएगा, ये बाद में भी आएगी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिफ्यूजन, विसरण क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स का आपस में ऑटोमेटिकली मिल जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दूसरे हम गुण की बात करेंगे कि जो मैटर होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, इनमें मूवमेंट होता रहता है। और ऐसा इसलिए होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये एनर्जी बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनका मूवमेंट भी बढ़ता जाता है। अब ये चीज कैसे मानेंगे, तो इसको ऐसे जानेंगे कि मान लीजिए कहीं पर समोसे बन रहे हैं बढ़िया गरम गरम, और ठंड का मौसम है, आपको भूख लग रही है, उस जगह से आप काफी दूर होते हैं, लेकिन फिर भी उन समोसों की खुशबू जो होती है वो आपके नाक तक आती है, और ये आप समझ जाते हैं कि कहीं पर बढ़िया कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना बन रहा है या कहीं पर समोसे बन रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस टाइम जो फ्यूम्स निकल रहे हैं या जो वाष्प निकल रहे हैं, वो जो पार्टिकल कण उसमें मौजूद हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, और वो ट्रेवल करके उस जगह से हमारी नाक तक पहुंचते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है या वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। अभी इसको जब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें ये चीज आपको और भी क्लियर हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये एक और पॉइंट हो गया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या मैटर के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि मैटर के या पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसके द्वारा आपस में बने रहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैटर है, कोई भी मैटर है, ये इस आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के जो कण हैं ये आकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये जितने अधिक आकर्षण से जुड़े होंगे हमको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी उनको अलग करने के लिए। तो ये अगर आपको 3 पॉइंट क्लियर होंगे तो पदार्थ की अवस्थाओं को हम आसानी से समझा पाएंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं कि उन गुणों के आधार पर, पार्टिकल के इन गुणों के आधार पर हम पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाओं को डिफाइन कर सकते हैं। तो आमतौर पर पदार्थ की जो 3 अवस्थाओं के बारे में हम सबने सुन रखा है वो है सॉलिड या ठोस, इसके बाद द्रव या लिक्विड, और गैस। इसके बारे में हम लोगों ने हमेशा अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। लेकिन देखते हैं कि सॉलिड होते क्या है। हमें हमेशा बोला जाता है कि सॉलिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो कि होते हैं रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। और ये दृढ़ इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपना आकार बनाए रखते हैं, मतलब इनका आकार भी निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं तो इनका क्या है, शेप एंड
वॉल्यूम, ये इनका शेप एंड वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, इस आधार पर ठोसों को डिफाइन करा गया है। लेकिन अगर हम पार्टिकल के कणों के बेस पे जो कणों के गुण हैं उनके आधार पे जाएंगे तो बता पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जो ठोस के जो कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर ये ठोस बने होते हैं, वो बहुत अधिक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, है ना। और इस बल को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो ठोस या सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स्ड इन शेप होते हैं और साथ ही साथ फिक्स्ड इन वॉल्यूम भी होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, जिसके कारण इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है और इनका मूवमेंट भी नगण्य होता है। इनके कणों का मूवमेंट नगण्य होता है। तो इस आधार पर हम ठोस क्या होते हैं ये बता सकते हैं। इसके बाद लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी या पदार्थ की वो अवस्था होती है जहां पर इसका जो शेप है वो तो फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे द्रव होते हैं, द्रव के अंदर के जो कण होते हैं या मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन ठोस की तुलना में कम होता है, सॉलिड की तुलना में कम होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपना शेप फिक्स नहीं रख पाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये अट्रैक्शन कम होगा तो इनके बीच में क्या मूवमेंट बढ़ जाएगी, इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट बढ़ जाती है और इनके बीच में फ्री स्पेस भी बढ़ जाता है। इस कारण से जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना शेप फिक्स नहीं रख पाते हैं। इन्हें जिस बर्तन में भी डाला जाता है ये उसका शेप ले लेते हैं। सपोज करिए पानी है, पानी को बॉटल में डालेंगे वो बॉटल का शेप ले लेगा, कप में डालेंगे कप का शेप ले लेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये इतना अधिक आकर्षण नहीं होता है कि अपनी वॉल्यूम लिमिट को भी क्रॉस कर जाए। तो क्या होता है, आकर्षण बल इतना तो होता है कि ये अपना आयतन या वॉल्यूम बनाए रखते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और जब गैस को डिफाइन करेंगे तो गैस वो अवस्था होती है जहां पर इनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ना ही ये अपना आयतन फिक्स रख पाते हैं और ना ही अपना शेप फिक्स रख पाते हैं। मतलब ना ही आयतन और ना ही शेप फिक्स है, ये दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं गैसों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में आकर्षण बल ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत कम होता है और जिसके कारण इनके कणों के बीच में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और इनका फ्री स्पेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, गैसों को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो हम गैस को कंप्रेस कर कर क्या करते हैं, जहां पर हमको स्टोर करना है वहां पर स्टोर करके रखते हैं। और अगर हम एक लिमिट से ज्यादा गैसेस के ऊपर प्रेशर या दबाव लगाएंगे तो क्या होता है, ये गैसेस द्रव में बदल जाती हैं। मतलब ये नियत आयतन के स्थान को घेरती हैं, लेकिन तब भी इनका शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम केवल इस पे दबाव या कंप्रेस कर कर इसको संपीड़ित कर कर द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि पदार्थ की अवस्थाएं किस तरीके से एक दूसरे में चेंज होती हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं, ये तो हम सबने सुनी होंगी पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। जी हाँ, चौथी अवस्था जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। इसे कहा जाता है प्लाज्मा, इसे कहा जाता है प्लाज्मा। अब ये क्या होता है, तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, जब गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करा जाता है तो ये गैस अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो गैस है इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर, हाई एक्साइटेशन स्टेज पर जब इसको पहुंचा दिया जाता है तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, या अब यहां पर एटम बोल सकते हैं कि गैस के एटम्स में से क्या होगा, वो आयन में डिवाइड हो जाएगा। गैस होगी वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाएगी और इन्हीं आयंस के पूल को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, पूल ऑफ आयंस। और ये आयंस कैसे हैं, बहुत ही हॉट, बहुत ही एक्साइटेड स्टेज में है, बहुत ही उत्तेजित अवस्था में है। तो इन पूल ऑफ आयंस को ही क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। और इसे ही पदार्थ की चौथी अवस्था कहा गया है, इसे पदार्थ की 4th स्टेज बोला गया है। किसको, प्लाज्मा को। अगर प्लाज्मा के उदाहरण की बात करेंगे
तो फ्लोरेसेंट ट्यूब आपने देखे होंगे या नियॉन बल्ब, इनके अंदर जो गैस भरी होती है, जैसे कि नियॉन बल्ब के अंदर हीलियम भी भरते हैं, कुछ अक्रिय गैसें भरते हैं, तो ये जो गैसेस होती हैं ये प्लाज्मा के फॉर्म में होती हैं। हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे तारों की उत्पत्ति हुई है, मिल्की वेज वगैरह है, इन सब में ब्रह्मांड के अंदर उन सभी जगहों पर प्लाज्मा अवेलेबल है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और इसके अलावा पदार्थ की एक और बहुत ही फेमस अवस्था के बारे में बात की करते हैं हम लोग, जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में BEC। इसका मीनिंग होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिएगा, इसे बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे भारत के जो महान वैज्ञानिक हुए सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की परिकल्पना करी और इस थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने भी उनका योगदान दिया, जिस कारण से पदार्थ की इस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया गया। ये होता क्या है, तो हमारे पास जो भी एयर अवेलेबल होती है, जो भी एयर अवेलेबल है, उसका जो डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी से 1 लाख कम डेंसिटी की जो एयर है, उस एयर को अगर बहुत कम तापमान तक ले जाया जाए तो उस समय जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है वही कहलाती है BEC या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आमतौर पर अगर बोला जाए, जब ये परिकल्पना दी गई थी तो ये बताया गया था कि इसे पृथ्वी पर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पदार्थ की ये जो अवस्था है, पदार्थ के कणों को इस अवस्था तक ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये जो मैंने बताया कि पदार्थ की जो एयर है, एयर की घनत्व की आमतौर पे जो वायु है उसकी घनत्व की 1 लाख कम घनत्व की वायु, तो ऐसे जो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं उस समय, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है बोसॉन। उन पार्टिकल को बोला जाता है बोसॉन। शायद हम आगे इसके बारे में अगर जरूरत हुई हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है BCE और ये मिलकर बनी होती है बोसॉन कणों से। ठीक है, तो इन बोसॉन कणों को जब क्या होता है, परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे बोला जाता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब आगे बात करते हैं, जो हम लोगों ने बात करी थी शुरू में कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स, उनका आपस में यूं ही मिल जाना, अपने आप ही मिल जाना कहलाता है डिफ्यूजन। तो ये जो हम लोगों ने 3 स्टेट्स पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें से केवल लिक्विड ही है जो कि सॉलिड और गैस को अपने आप में डिफ्यूज कर सकता है या उसमें घोल सकता है या मिला सकता है। ये घोलना शब्द मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको हम आगे देखेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि जो लिक्विड है वो लिक्विड सॉलिड और गैस को अपने में डिसॉल्व कर सकता है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स। इस सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, गैस अवस्था में कौन सी, CO2 पानी में या जो भी लिक्विड लिया है उसमें मिला हुआ होता है, उसमें हम शुगर मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं, कई अदर टाइप के सॉलिड एलिमेंट्स मिलाकर उस सॉफ्ट ड्रिंक को तैयार करा जाता है। तो वो एक एग्जांपल है आपका कि सॉलिड और गैस लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। तो आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और इसके बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं जल्दी आपको बताऊंगा। एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिए, या मैं आपके साथ इस जर्नी में बना रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।